दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी अपडेट में। आप सभी को पता होगा कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, खासकर कि अगर वो यूपी का है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी या फिर पुलिस के एग्ज़ाम हुए या फिर शिक्षक भर्ती के लिए होने वाले एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट या सीटेट के एग्ज़ाम, तो इनमें हिंदी का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। यानी कि हिंदी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। हिंदी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हिंदी की पूरी तैयारी के लिए आज से मैं इस YouTube चैनल एनसीईआरटी अपडेट पर हिंदी की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा और ये क्लासेज मेरे हैंड रिटन नोट्स से होंगे। आज की ये क्लास पहली क्लास होगी जो कि होगी वर्णमाला से रिलेटेड। वर्णमाला चूँकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ पे कंप्लीट हिंदी की प्रिपरेशन की जा सके या फिर जहाँ से आप एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 100% क्वेश्चन को तैयार कर सकें। तो ये पहली क्लास है। अब पहली क्लास के बाद आएगी दूसरी क्लास। पहली क्लास है वर्णमाला की। अब वर्णमाला हम इसमें देखेंगे और बाकी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं ताकि आप आने वाली सभी क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएँ और हिंदी की एक कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएँ। तो चलिए पहले हम देखते हैं वर्णमाला, जो कि हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। कई सारे क्वेश्चन मैं पहले बता दूं किस तरह के क्वेश्चन, जैसे ये देखिए वर्णमाला ऊपर लिखा है। वर्णमाला से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उच्चारण स्थान हो गया या फिर आयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग। यहाँ पर देखिए सारे इस नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिखे गए हैं और मैं इन सबको आपको प्रॉपर ढंग से बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए देखते हैं कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला क्या है कि वर्ण का एक व्यवस्थित समूह है। जैसे किसी भी चीज़ का एक व्यवस्थित समूह होता है, तो जहाँ पे इस तरह से वर्णमाला में वर्णों को व्यवस्थित तरीके से रखा गया है तो वह वर्णमाला कहलाता है। अब वर्ण क्या होते हैं, यानी वर्णमाला का जो एक सदस्य होता है, वर्ण होता है, वो क्या होता है। पहली बात, वर्ण जो होता है अखंडनीय होता है। अखंडनीय मतलब उसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे म है ना, तो इसको और छोटे टुकड़े में हम नहीं तोड़ सकते। इस तरह से अब हम दूसरी वर्ण की स्पेशलिटी पढ़ लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी व प्राथमिक इकाई है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी, वर्ण। यानी कि जो एक वर्ण होता है, जैसे वर्णमाला जो है, जैसे एक वर्ण का है ना, तो ये सबसे छोटी इकाई है और इसी को कहते हैं प्राथमिक इकाई। तो ये बेसिक बात है, कुछ हम जान लेते हैं। और वर्ण क्या है, ध्वनियों का लिखित रूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है ना, जैसे हमने किसी चीज़ को क कहा, क, तो ये जो वर्ण है इसी ध्वनि का लिखित रूप है। यानी कि जब हम ध्वनियों को लिख देते हैं, ध्वनियों को जब हम लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। वर्ण एक लिखित वस्तु है, ठीक है। अगली बात हम देख लेते हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वर्णमाला क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह है। अब देखिए वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो देखिए उच्चारण के हिसाब से 43 वर्ण हैं। यानी कि जैसे हम उच्चारण तो कुछ ही वर्ण का करते हैं, मतलब कुछ कम ही उच्चारण कर पाते हैं, लेकिन लेखन में ज़्यादा रहते हैं। तो उच्चारण के हिसाब से 43 वर्ण हैं, आपको याद कर लेना है। 10 स्वर और 33 व्यंजन। लेकिन यही लेखन के हिसाब से 52 वर्ण हैं, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। तो आप इनको जोड़ेंगे तो ये 52 होंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि उच्चारण के हिसाब से 43 वर्ड और लेखन के हिसाब से 52 वर्ड। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी ने एक बार पूछा था कि लेखन के हिसाब से कितने वर्ड हैं, तो ये 52 वर्ड हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि उच्चारण के हिसाब से कितने हैं और लेखन के हिसाब से कितने हैं। चलिए अब मैं व्यंजनों के बारे में हल्का सा यहाँ बताऊँगा, बाकी व्यंजनों के बारे में आगे डिटेल में नोट्स में लिखा है। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, पहले तो आप जान रहे हैं स्वर क्या है, अ से लेके अह तक, यानी अनुसार विसर्ग भी शामिल कर लें तो वो स्वर हो गया। लेकिन इसमें देखिए कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन देखिए, व्यंजनों का कुछ वर्गीकरण किया जाता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो इन सब का डिस्कस हम आगे बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ये तो अभी नोट्स की शुरुआत है। एक बात और जान लेते हैं कि आयोगवाह क्या है। आयोगवाह, अयोगवाह, तो जो ये अंग और अह है इन्हीं को कहते हैं अयोगवाह।
अयोग वाह इनको कहते हैं अंग और अह को, और जो ये अंग की मात्रा होती है, अंग जो अक्षर होता है इसको कहते हैं अनुस्वार, और अह को कहते हैं विसर्ग। विसर्ग का ज़्यादा इस्तेमाल संस्कृत में होता है, आप लोग जानते होंगे, तो इसको कहते हैं विसर्ग। तो अनुस्वार विसर्ग के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम देखते हैं कि स्वर और व्यंजन, जैसा कि आप सभी को पता है कि अ से लेके अह तक स्वर हैं और क से लेके ग तक व्यंजन हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें और भी है कि कुछ स्वर जो हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। ये पूछा जाता है ट्रिपल एससी में बहुत ज़्यादा कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो देखिए ए, ऐ, ओ और औ ये संयुक्त स्वर हैं। अब देख लीजिए ए बना किससे है, अ और छोटी ई से, ऐ किससे बना है, आ और ए से, ओ किससे बना है, अ और ऊ से, और औ किससे बना है, आ और ओ से। ये कभी नहीं आता है, लेकिन ये आता है इनके हिसाब से। अगर आप ये याद कर लिए कि ये किससे बने हैं तो इनके उच्चारण स्थान भी याद करने में आपको सुविधा होगी। चलिए अब देखते हैं स्वरों का कुछ वर्गीकरण किया गया है। स्वरों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, तो सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, कि किसके उच्चारण में कितना समय लग रहा है। जैसे सबका वर्गीकरण किया जाता है उस तरह स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों को 3 वर्ग में बांटा गया है। एक ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, ये है उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। अब देखिए ह्रस्व क्या है, जब हमें एक मात्रा का समय किसी वर्ड को बोलने में लगे, जैसे अ, इ, उ, री। अब देखिए इनको बोलने में बहुत कम समय लग रहा है, या फिर हम सीधे सीधे कह देते हैं एक मात्रा का समय लग रहा है, यानी हम इतने देर में एक मात्रा बोल पाते हैं, इसलिए ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण जो हैं अ, इ, उ, री, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मूल स्वर हैं, बाकी क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। देखिए ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त हैं, और ये मूल स्वर अ, इ, उ, री, क्योंकि बाकी के स्वर इन्हीं से मिलकर बने हैं। जैसे अ से बड़ा बना है, ई से बड़ी बनी है, ऊ से बड़ा ऊ बना है, तो इस तरह से मूल स्वर यही हैं। अब दूसरा जो दीर्घ, जिनके उच्चारण में हमें 2 मात्रा का समय लग सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनमें जो समय लग रहा है वो ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इसे द्विमात्रिक भी कहते हैं। अगली बात हम कर लेते हैं, एक इसका और प्रकार है प्लुत। इसमें 2 से अधिक मात्रा का समय लग सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम किसी का नाम पुकारते हैं, जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, राम कहना है, तो हम उसको अगर बुला रहे हैं, हम कह रहे हैं राम, तो काफ़ी देर तक हम वो आवाज़ निकालते हैं, तो इसीलिए इसको बहुमात्रिक कहते हैं। इसमें बहुत सारी मात्राओं तक का समय लग जाता है। अब आप लोग इसको अगर कहीं पे लिखा पाएंगे तो इस तरह के अक्षरों से लिखा पाएंगे, या फिर हिंदी के 3 अक्षरों की तरह, जैसे हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ओ में हमको लिखना रहता है तो ऐसे लिखते हैं, आप लिखा हुआ पाते होंगे। तो ओम कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो या तो इसको इस तरह के अक्षरों से डिनोट किया जाता है, या फिर इस तरह से। तो इसमें बहुत सारे मात्रा का समय लगता है। यानी कि आपने ये जान लिया कि उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बस इतनी सी बात थी। अगला देख लेते हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। अब जिह्वा यानी जीभ का प्रयोग किस स्वर को बोलते समय कैसे होता है, इसके आधार पर 3 प्रकार के हैं। तो ये 3 प्रकार भी आपको याद रखने हैं। पहला अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब अग्र, मध्य, पश्च से क्या तात्पर्य है, जैसे ही माने ये हमारी जीभ हो गई, ठीक है, ये हमारा अग्रभाग हो गया, ये मध्य हो गया, ये पश्च हो गया। तो अब अग्र स्वर से जो बोले जाने वाले शब्द हैं अ, ई, ए, ऐ, यहाँ से बोले जाएंगे। अ, ई, ए, ऐ, ये यहाँ से बोले जाएंगे। अब मध्य स्वर यहाँ से बोला जाएगा, तो मध्य स्वर आपको याद रखना है सिर्फ एक होता है, अ होता है। और पश्च स्वर सबसे पीछे से बोला जाएगा, उ, ओ, औ। यानी कि जहाँ से आवाज़ निकलेगी जिह्वा से, जिह्वा का जहाँ प्रयोग होगा, उस आधार पर ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो आगे चलते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो एनसीईआरटी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि हिंदी की नियमित क्लास आपको मिलती रहे। अगला जो प्रकार है वो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर है। ये भी ओष्ठ की स्थिति के अनुसार ऐसा है कि कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोलते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं, कुछ स्वर ऐसे हैं जैसे जिनको बोलते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं वृत्तमुखी। जैसे हम उ ओ औ बोलेंगे तो हमारा ओठ गोलाकार हो जाएगा, और बाकी जिन बचे हुए जितने शब्द हैं, जिनमें स्वर हैं, उनको बोलने में हमारा ओष्ठ गोलाकार नहीं होगा, तो उनको हम कहते हैं अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी, देखिए वृत्तमुखी का मतलब है वृत्त, मुख वृत्त की तरह हो जाए और उसमें मुख वृत्त की तरह ना हो। जैसे आ ई ए, इनको बोलेंगे तो वृत्त नहीं बनेगा, तो ओष्ठ गोलाकार नहीं होगा, तो यानी ये अवृत्तमुखी होगा। ठीक है, ये बात आपने जान ली। अब देखिए, अब जो अगला प्रकार है मुख विवर खुलने के आधार पर। मुख विवर मतलब जो हमारा मुख होता है, जैसे ये हमारे ओष्ठ हैं तो इनको मुख विवर कहते हैं कि कितना हमारा मुख खुल रहा है, किस शब्द को बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखने हैं। समृत मतलब लगभग बंद, जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख लगभग बंद रहता है उनको समृत स्वर कहते हैं। जैसे इ उ, इनको हम मुँह देखिए लगभग मुँह बंद करके भी बोल सकते हैं। आप लोग बोलने की कोशिश कीजिए, इ उ। अर्थ समृत जिसमें हमारा मुख आधा बंद रहता है, ए ओ, यानी कि हमारे मुख जो है वो आधे बंद रहते हैं, सिर्फ आधा बंद रहता है और आधे से आवाज़ आती है। इसी तरह से जब हम विवृत देखते हैं यानी पूरा खुला, तो पूरा खुला सिर्फ एक ही अक्षर बोला जाता है, वो होता है आ, और कोई अक्षर नहीं है जिसमें मुख पूरा हमारा खुला रहता है। तो आ जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख पूरा खुल जाता है, और अर्धविवृत यानी हमारा मुंह जब आधा खुला रहता है, अ ऐ औ। तो ये इस मुख विवर खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर हो गए। और ध्यान दीजिए कि ये स्वरों का वर्गीकरण है। अब देखिए जाति के आधार पर, जाति का मतलब है जैसे समान स्थान या समान प्रयत्न के आधार पर। जैसे कि क्या हुआ कि एक अक्षर हम बोल रहे हैं कंठ से, एक बोल रहे हैं तालु से, तो ये समान जाति के नहीं होंगे। समान जाति के तब होते जब कंठ से बोला जाता और दूसरा भी कंठ से बोला जाता। तो इसी तरह से स्वरों का जो वर्गीकरण होता है, सवर्ण या सजाती यानी कि समान स्थान या समान प्रयास से उत्पन्न। अब देखिए जहाँ से अ का उच्चारण स्थान होगा वहीं से आ का भी उच्चारण स्थान होगा, जहाँ से छोटी उच्चारण स्थान होगा वहाँ से बड़ी स्थान। इस तरह से उ और उ में भी यही संबंध है। तो ये एक दूसरे के सवर्ण या सजातीय कहलाएंगे। लेकिन असवर्ण या विजातीय क्या होते हैं, जो अलग अलग जगहों से बोले जाते हैं। जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ, ए, ये आपस में असवर्ण या विजातीय हैं। लेकिन अगर हम कहीं दिया रहे अ और आ, तो ये आपस में क्या होंगे, सवर्ण या सजातीय होंगे। अब अगला प्रकार जो है वह नासिका व मुख से प्रवाहित वायु के आधार पर। इसमें 2 ही चीज़ जाननी है। एक शब्द होते हैं अनुस्वार, एक होते हैं मौखिक। अनुस्वार जिसमें मुंह के साथ हमारे नाक का भी इस्तेमाल हो, जैसे अंग अंग, ये अनुस्वार होता है। और जिसमें सिर्फ मुख का इस्तेमाल वो मौखिक होता है। अ आ ई ए सारे ये जितने अंग को छोड़कर जितने भी हैं सब ये मौखिक स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये स्वरों का वर्गीकरण हो गया। अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए, ये टाइप्ड नोट तो है नहीं, हैंड रिटन नोट्स है, इस नोट्स का PDF भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे इसका PDF मांग सकते हैं। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजन मैंने पहले शुरुआत में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पर व्यंजन बहुत डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए व्यंजन कैसे वर्गीकृत किए गए थे। व्यंजन का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया था। तो व्यंजनों को 5 वर्ग में वर्गीकृत किया गया था। एक स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी कि जिनको बोलते समय कहीं न कहीं हमारे मुंह में स्पर्श होता है, जीभ से या तालु से या फिर कहीं भी स्पर्श होता है। तो जो क से यम म तक हैं, यानी कि ऐसा तो होता है क ख ग घ ङ, तो 5 × 5 की जो रो और कॉलम बनता है क से म तक, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। यानी कि 25 व्यंजन हमारे पास होते हैं स्पर्श व्यंजन के। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25 व्यंजन जो है वो स्पर्श हैं। अंतस्थ य र ल व, इन 4 व्यंजनों को अंतस्थ कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कहा जाता है श श स ह, यानी कि तीनों स और ह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है।
द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है ड़ और ढ को। ठीक है, ये ड और ढ पे के नीचे बिंदी लगाने से ये अक्षर बनते हैं। और अगला प्रकार है संयुक्त व्यंजन का, जो कि है क्ष, त्र, ग और स्र, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे बनते हैं। तो अब देखिए वर्गीकरण सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए यही स्पर्श व्यंजन है। जो हमारे पास स्पर्श व्यंजन थे यही 25 थे, जो कि हमने कहा था क से कहाँ तक, म तक। तो 25 व्यंजन जो हैं इनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, देखिए 5 वर्ग में रखा गया है इनको। ठीक है, 5 वर्ग में रखा गया है और पांचों वर्ग के उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण इनको 5 वर्ग में रखा गया। जैसे ये पहले जितने वर्ग के हैं क, ख, ग, घ, अंगा, इनको कंठ व्यंजन कहा जाता है, और या फिर क वर्ग के इनके जो पहले अक्षर होते हैं इन्हीं के नाम से ये वर्ग जाना जाता है। जैसे ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और इनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। जैसे क वर्ग बोला जाता है कंठ से, च वर्ग बोला जाता है तालु से, ट वर्ग बोला जाता है मूर्धा से, त वर्ग बोला जाता है दंत से, और प वर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। आगे अगर आप बोल के उच्चारण भी करेंगे तो आप जान जाएंगे कि कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है। अब देखिए सभी वर्णों के जो 5वें अक्षर होते हैं उनको पंचमाक्षर तो कहते ही कहते हैं, उनको अनुनासिक भी कहते हैं। यानी अंगा, इया, ड़, न, म, ये क्या हैं, अनुनासिक हैं और पंचमाक्षर हैं। ठीक है, अनुनासिक और पंचमाक्षर। अब देखिए, अब अगली बात हम कर लेते हैं कि इनको स्पर्श व्यंजन तो कहा ही जाता है, लेकिन जो च वर्ग का व्यंजन है इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो च वर्ग का व्यंजन है इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। बाकी तो स्पर्श व्यंजन सारे हैं, इसे च वर्ग वाले को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सबका उच्चारण स्थान देखिए, क, ख, ग, घ, अंगा ये बोले जाते हैं कंठ से, च, छ, ज, झ, इया ये बोले जाते हैं तालु से, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा ये बोले जाते हैं मूर्धा से, त, थ, द, ध, न ये बोले जाते हैं दंत से, और प, फ, ब, भ, म ये बोले जाते हैं ओष्ठ से। ये याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत आसान है क्योंकि प जैसे आप बोलेंगे तो दोनों ओठ आपस में मिलते हैं प, फ, ब, भ, म में, ये याद ही हो जाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आप वो ना याद करिए, आप सीधे सीधे याद करते चलिए। आप उच्चारण करिए और उसको देखिए। त, थ, द, ध, न जब आप बोलते हैं तो आपकी जीभ दांत से टकराती है तो ये दंत अक्षर हो गए। बाकी क कंठ से, च तालु से, ट वर्ग मूर्धा से। तो ये बात हो गई कि कौन से व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन हैं उनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। अब अगली बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया य, र, ल, व को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम कहते हैं य, र, ल, व को। और ये जितनी बात मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, एग्ज़ाम में खासकर वनडे एग्ज़ाम में इससे एक भी प्रश्न बाहर का नहीं पूछा जा सकता। तो ये अंतस्थ व्यंजन हम कहते हैं य, र, ल, व को। अब देखिए य, र, ल, व का जो उच्चारण स्थान है ये आगे भी हम देखेंगे, लेकिन यहीं पे देख लेते हैं कि जो य है वो तालु से बोला जाता है, र मूर्धा से, ल दंत से, और व दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है कि य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जो होता है य और व का, इनका स्वरों की तरह उच्चारण होता है। इस तरह इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं और संघर्षहीन सप्रवाह भी कहते हैं। संघर्षहीन मतलब कहीं पे देखिए य और व बोलने में हमारी न जीभ कहीं टकरा रही है ना कुछ टकरा रहा है, तो कोई संघर्ष नहीं हो रहा है। और सप्रवाह, सप्रवाह के मतलब स्वरों की तरह इनका प्रवाह है एक। तो य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। र, आप देखिए र बोलते समय आपकी जीभ लुढ़क रही है, तो जब लुढ़क रही है तो र को कहते हैं लुंठित स्वर। और ल बोलते समय आपके जीभ के दोनों किनारों से वायु आ रही है। आप ल बोल के कोशिश करिए ल, तो आपके जीभ के दोनों किनारों से वायु आ रही है। यानी अगर ये जीभ है तो यहाँ से वायु आ रही है, यहाँ से, तो यानी कि पार्श्व, किनारों को पार्श्व कहते हैं। तो इससे आप याद रखेंगे कि ल को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ल पार्श्विक होता है और र होता है लुंठित व्यंजन। ठीक है,
अब अगली बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। जैसा कि मैंने बताया, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा सा और ह, ये 4 व्यंजन है ऊष्म व्यंजन या इन्हीं को कहते हैं संघर्षी व्यंजन। या अब देखिए इनके उच्चारण स्थान यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बाकी उच्चारण स्थान में आपको एक ट्रिक वाइज बता दूंगा ताकि उससे आप याद भी रख सकें। तो जो स वर्ड होता है, बड़ा स, वो तालु से बोला जाता है। श, इसको आप मूर्धन्य स भी कहते हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको होने वाली नहीं है। छोटा सा दंत होता है और है कंठ से बोला जाता है। अब देख लेते हैं जो चौथा प्रकार है व्यंजनों का, वो है संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर देखिए, ये छ है, जो छतरी वाला छ होता है वो क और स से बना होता है। ध्यान दीजिए, जब एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लगा के चले आते हैं क प्लस स, तो ये नहीं होता है। जब तक क के नीचे हलंत नहीं रहेगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से क और स से छ बनता है, त और र से त्र बनता है, ये तो स्पष्ट है। आधा त प्लस र तो त्र बनेगा। और जो ज्ञ है, ज्ञ के बारे में कई बार मिस्टेक होती है कि आधा ज्ञ और ये लोग लगा देते हैं, लेकिन असल में ये आधा ज प्लस या से बना होता है। तो इसको याद रखना है, ज प्लस या। और स्र जो है वो बड़ा स आधा रहेगा और उसके बाद र रहेगा। तो ये हो गया संयुक्त अक्षर। अब जैसा कि मैंने बात किया था आगत व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, तो ये ड और ढ होते हैं। ये इन्हें हिंदी के विकसित व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि पहले ये नहीं थे, बाद में ये विकसित हुए हैं, तो इनको आगत या द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। अब ये व्यंजनों के प्रकार हो गए, जिसमें हमने देखा कि 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्ताक्षर और 2 आगत व्यंजन। यही मैंने आपको शुरुआत में बताया हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण इसी तरह से है, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 द्विगुण, 2 द्विगुण, 4 संयुक्त। तो इस तरह से हमने व्यंजनों का वर्गीकरण भी देख लिया है। इसमें आप सारी बातें याद रख सकते हैं। अब देखिए उच्चारण स्थान का एक ट्रिक होता है। ट्रिक का मतलब आपको व्यंजन का तो आप सभी को पता होगा कि कहाँ से बोले जाते हैं, लेकिन उसी तरह स्वरों का भी उच्चारण स्थान होता है और बाकी जो अंतस्थ स्वर हैं, अंतस्थ व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है, इनका भी उच्चारण स्थान है। तो जैसा कि हम कंठ से देखते हैं कि क ख ग घ अंगा यानी क वर्ग जो कंठ वर्ग होता है, उसी से हम अह भी बोलते हैं, यानी जो आयोग वाह अह वो बोला जाता है कहाँ से, कंठ से। ठीक है। अगली बात ये है कि ह जो अक्षर होता है वो भी कंठ से बोला जाता है और अ आ ये भी कंठ से बोले जाते हैं। तालु से बोले जाने वाले अक्षरों में च वर्ग तो है ही, ई और य और बड़ा स ये तालु से बोले जाने वाले शब्द हैं। री मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया है ताकि आप एक वर्ग के अक्षर को जान पाएं। री और ट वर्ग के व्यंजन ये मूर्धा से बोले जाते हैं और र भी मूर्धा से बोला जाता है और मूर्धन्य से भी मूर्धा से बोला जाता है। दंत व्यंजनों की बात करें तो त वर्ग पूरा दंत होता है और ल और छोटा सा ये दंत व्यंजन होता है। ओष्ठ उ प वर्ग ये ओष्ठ से बोले जाते हैं और नासिका से बोले जाते हैं हर वर्ग के पंचमाक्षर, जैसे अंगा, इया, अड़ा, न और म, ये नासिका से बोले जाते हैं। कंठ तालु से ए और ऐ बोले जाते हैं और कंठ ओष्ठ से ओ और ओ बोले जाते हैं और दंत और ओष्ठ से व बोला जाता है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा कि दंत और ओष्ठ से व बोला जाता है। अगर आपको एक बार में ये चीज़ें ना स्पष्ट होंगी तो आप इस नोट्स की PDF से भी आप वो चीज़ें स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए व्यंजनों का भी कुछ वर्गीकरण इस प्रकार से है कि वायु की मात्रा या बाह्य प्रयत्न के आधार पर, तो इसमें अल्प प्राण और महाप्राण में ये व्यंजन बांटे गए हैं। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन में जो बांटे गए हैं तो इनका एक सूत्र होता है 1, 3, 5 अल्प प्राण, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हर वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा अक्षर जो है वो होगा ये क्या होंगे, ये होंगे अल्प प्राण। ठीक है, ये अल्प प्राण होंगे। तो बाकी जो बचे दूसरे और चौथे ये क्या होंगे, ये होंगे महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण इतना ही आपको देखना है।
उसके बाद आप लोगों ने देखिए यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, ये पहला वर्ग था, ये तीसरा वर्ग था, ये पांचवा वर्ग था, ये अल्प प्राण हो गया, ये दूसरा वर्ग, और ये चौथा वर्ग ये महाप्राण हो गया। ठीक है, बाकी य र ल व भी अल्प प्राण में आते हैं और स ह ये महाप्राण में आते हैं। ठीक है, अब देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है अघोष और सघोष में, तो ये ध्वनि की मात्रा के आधार पर हम व्यंजनों को बांट देते हैं अघोष और सघोष में। तो अघोष सघोष में आपको सूत्र याद रखना है, अघोष एक दोष। यहाँ पर अघोष जो है वो एक दो, यहाँ पर एक और दो छिपा है, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होगा वो अघोष होगा, और साथ में ये जो स है यानी तीनों स भी अघोष होंगे, तीनों स, और हर वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। बाकी के जितने भी अक्षर हैं वो सारे क्या होंगे, सघोष होंगे, यानी कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, और बाकी के सभी अक्षर और बाकी सभी स्वर। यानी पहले आपको इतना बस याद रखना है कि अघोष एक दोष। अघोष क्या है, हर वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और स, दोष में स छिपा है ना, तो तीनों स, बस इतनी चीज़ें अघोष होती हैं, बाकी सारी चीज़ें सघोष होती हैं या घोष होती हैं। इनको हम कहते हैं सघोष को हम घोष भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एनसीईआरटी अपडेट, बाकी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर वर्णमाला से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही नहीं सकते हैं। अब इससे ज़्यादा वर्णमाला के विषय में अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा था, आपको पसंद आया या नहीं आया, इसका भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। अगली बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहें ताकि इस तरह की सारी वीडियोज़ हिंदी से रिलेटेड आपको प्रोवाइड की जा सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।